जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है उसका फोर्थ वीडियो होने वाला है ये। इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाले हैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान समझिए। इसमें कह रहा है एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q बा -2q है। गोलों के मध्य आकर्षक बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रखने पर लगने वाला बल होगा। भाषा बहुत लंबी चौड़ी, थोड़ा यह समझ लेते हैं बेटा। इसमें कह रहा है कि दो जैसे गोले हैं, कितने हैं? दो गोले हैं बेटा। ये r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। एक पर प्लस का 4q आवेश है और दूसरे पर माइनस का 2q आवेश, और ये r दूरी पर रखे हैं, ठीक है बेटा। अभी इनके समय जो आकर्षक बल लग रहा है वो F लग रहा है। कितना लग रहा है? F। फिर इसके बाद इन्हें टच करा देते हैं, थोड़ी देर के लिए स्पर्श करा के फिर r दूरी पे रख देते हैं। तो अब इनके बीच बल है वो कितना हो जाएगा, ये हमें बताना बेटा। समझ में आ रही ना बात? ये वैसे बेटा विकल्प दे दिया, ये एक तरह से विकल्प नहीं, मतलब आपको बड़े अंक में भी दे सकता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहले हम लोग इसमें F कितना लग रहा देख लेते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बेटा कितना है? 4 कूलाम है, तो 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 4 इंटू दूसरा कितना है? 2 बटा, यानी कि Q भी लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4Q 2Q। सही है बेटा, अपॉन R स्क्वायर। तो मिल जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा 8Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे हैं माइनस निशान क्यों नहीं लिया? देखिए बेटा, जो हमारा बल है वो एक सदिश राशि है। ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है कि मतलब बल इनकी आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षित बल लग रहा है। यानी कि दोनों प्लस माइनस है तो ये आकर्षित कर रहे होंगे, और चिन्ह अगर सेम होते तो प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे हम लोग निशान नहीं लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया समीकरण 1, इसे नाम दे देते हैं। सही है ना? अब इन्हें देखिए बेटा, स्पर्श जब कराएंगे तो दोनों पे क्या होगा? ये जो आवेश होता है एकदम जैसे दोस्त यानी कि सच्चे, वैसे ही यहाँ पे काम होता है। दोनों ने देखिए इन्हें जब जोड़ेंगे तो जोड़ने से ये बराबरी का हिस्सा कर लेते हैं। समझ रहे कि नहीं? मतलब ये बिजनेस करने चला गया, इसने 4 लाख कमा लिए, इसलिए इस पर प्लस हो गया। लेकिन इसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो इस पर बेटा -2 लाख यानी कि कर्ज हो गया 2 लाख का। अब क्या? अब ये दोनों मिलेंगे तो ये वाला इससे कहेगा यार मेरे पे कर्जा हो गया। उसने कोई बात नहीं, मैंने तो 4 लाख कमा लिया यहाँ पे, तो ये इसका कर्जा निपटवा देगा। अब इसने कितना कमा लिया? 4 लाख। 4 लाख में उसका कर्जा निपटवा दिया तो कितना बचा? अभी के 2 लाख। अब कहता है एक एक, फिर तो आधा आधा फिर कर लेते हैं, बताइए समझ रहे कि नहीं? तो मतलब इसमें दोनों पे आवेश बराबर होना, तो बराबर यानी Q1 Q2 दोनों का मान क्या होता है? दोनों का औसत निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? औसत। तो 4Q और माइनस का 2Q होगा यहाँ पे बटे 2, इस तरह से होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है बेटा। तो अब ये हो जाएगा 2Q बटा 2, यहाँ से कट जाएगा तो Q के बराबर निकलेगा। यानी कि Q1 पे भी आवेश Q रहेगा और इस पे स्पर्श करा के फिर वहां रखने पर दोनों पे आवेश समान हो गया। कितना कितना हो गया? Q हो गया। इस बात को बेटा ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए बेटा, इस पर कितना है? +Q आवेश, इस पर -2Q आवेश। तो अब इन्हें स्पर्श करा के फिर उतनी दूरी पे रख दिया। जब स्पर्श कराएंगे तो इनके आवेश एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब कितना हो जाएगा? तो इस सूत्र से आप समझ लीजिए दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। +4Q -2Q। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस करते, माइनस है तो माइनस करेंगे, इस पर माइनस होता तो माइनस करते। जैसा भी है वैसा रख लेते हैं हम लोग और बटे में 2 कर लेते हैं, तो दोनों पे आवेश यहाँ से निकल आता, ठीक बेटा। तो इस पर भी आवेश Q हो गया, यहाँ से इस पर भी हो गया। अब इनके बीच कितना बल लग रहा वो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो F2 का मान निकलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है ना बेटा? तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, देखिए Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया, बटा Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 का क्या लगा देते हैं? भाग। तो यहाँ से हम अभी भाग लगा देते हैं तो आराम से हमारा बेटा यहाँ से निकल आएगा F2 का मान। तो समीकरण 2 में 1 से
भाग लगा दो, ठीक बेटा, 1 से भाग देने पर तो यहाँ से मिल जाएगा F2 बटा F, इसके बटा ये आएगा बराबर वो कितना है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और इसके बटे में ये है हमारा पूरा मटेरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 8 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब देखो बेटा आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, ये 1/4 पाई चला गया, तो यहाँ से मिल जाएगा F2 बटा F बराबर कितना होगा बेटा 1/8 बचेगा ना, ऊपर कुछ बचे ही नहीं तो 1/8। अब ये F है कहाँ चला जाए ऊपर, तो F2 बराबर मिल जाएगा F बटा 8, तो ये अपना फाइनली बेटा आंसर आ जाएगा F बटा 8, सही है ना। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा आप विकल्प की तरह नजरिए से मत लेना, इसे आपको बड़े अंक में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है कि दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। मतलब बेटा यहाँ कह रहा है कि जैसे दो प्रतिरोध हैं और दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े बेटा, समांतर क्रम में। इस तरह से हम इन्हें जोड़ लेते हैं, एक है हमारा R और दूसरा है 2R, तो इनमें जो ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है उसका अनुपात चाहिए बेटा। देखिए बेटा ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र होता है H बराबर क्या होगा BIT, क्या होता है बेटा BIT। अब यहाँ समझिए बेटा जैसे हम किसी सेल से इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जुड़े हैं समांतर क्रम में, अब समांतर क्रम में हमें पता ही नहीं कि इसमें कितनी धारा जाएगी इसमें कितनी धारा जाएगी, तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे इस फार्मूला को लगा के। अब हम फार्मूला इसमें कौन सा बेटा लगाएंगे, इस समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, तो हम इसमें ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें कि वोल्टेज रहे, आई वेग खत्म हो जाए, ठीक बेटा। अगर यही जो प्रतिरोध हैं दोनों किस में जुड़े होते, श्रेणी क्रम में बेटा जुड़े होते, किस में जुड़े होते, श्रेणी क्रम में, R और यहाँ होता 2R, तो हम लोग फार्मूला कौन सा वाला लगाते, तो हम लोग B खत्म करते यहाँ पे। अभी हम I को खत्म करेंगे क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े, समझ रहे ना मेरी बात को। अब ओम का नियम कहता है बेटा I यानी कि B बराबर क्या कहता है IR, तो यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा B/R, तो यहाँ रख देते तो H बराबर मिल जाता V इंटू B बटा R इंटू T, तो H बराबर मिल जाएगा V स्क्वायर T बटा R। अब इस सूत्र का हम लोग बेटा यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले प्रतिरोध में इसमें देखिए बेटा कितनी हमारी ऊष्मा निकलेगी, H1 बराबर V स्क्वायर T बटा R, B स्क्वायर T बटा प्रतिरोध इसका कितना है बेटा R है, तो ये निकलेगी। अब इस वाले प्रतिरोध से कितनी ऊष्मा निकलेगी, H2 बराबर V स्क्वायर T बटा प्रतिरोध बेटा इसका कितना है 2R, तो यहाँ पे आ जाएगा 2R। अब इन दोनों का निकाल देते हैं हम लोग अनुपात, तो हमें मिल जाएगा H1 बटा H2 बराबर ये है हमारा V स्क्वायर T बटा R, और ये कौन सा बेटा भाई है हमारा V स्क्वायर T बटा 2R, ठीक है। ये बेटा इससे खत्म होगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, R से R कट जाएगा, तो जो सबसे ऐसे एक दो फोर्थ लाइन बन जाती है, तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है और ये यहाँ पे रह जाता है, तो H1 बटा H2 बराबर ये 2 और नीचे कौन बचेगा 1, तो H1 अनुपात H2 बराबर कितना आ जाएगा 2:1। तो आपका बेटा जो आंसर आया 2:1, तो अपना कौन से ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। और अगर यही सवाल हमारा है ये किस में होता है बेटा, श्रेणी क्रम में होते, तो हम लोग देखिए कौन सा इसमें हम लोग किसे B को खत्म करते, B बराबर रखते IR, तो यहाँ से हमारा H का फार्मूला लगाते हम लोग, यहाँ पे रखते IR इंटू IT, तो मिल जाता H बराबर I स्क्वायर RT। अब इस सूत्र में हम लोग लगाते बेटा, तो इसके लिए हमें क्या मिल जाता, H1 का मान क्या मिलता हमें, H1 बराबर यही मिल जाता I स्क्वायर RT, क्योंकि प्रतिरोध कितना है R है, और इसके 2R के लिए H2 बराबर कितना मिल जाता I स्क्वायर इंटू 2RT, ऐसे मिल जाता। अब इनका अनुपात निकाल लेते, ये इससे कटता,
ये इससे कटता, ये इससे कटता, तो 1/2, तो 1:2 आ जाता है यहाँ पे, है ना। किसके लिए? ये श्रेणी क्रम के लिए बेटा होता। तो आप ध्यान रखेंगे जब हमारा आता है समांतर क्रम में तो ये सूत्र लगाएंगे, और जब श्रेणी क्रम की बात करें तो ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा हमारी सेम बहती है और समांतर क्रम में हमारा वोल्टेज सेम रहता। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर की घूर्णन चाल को दोगुना कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा। मतलब बेटा एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, उसका आर्मेचर का मतलब होता है जो कुंडली उसमें है बेटा, ठीक है, उसकी घूर्णन चाल को कितना कर दिया? दोगुना कर दिया है, तो अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान मतलब क्या होगा? देखिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस फार्मूले के ऊपर है। तो इसमें फार्मूला क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और ये E0 होता है, इसी को बोलते हैं बेटा अधिकतम मान। क्या कहते हैं? अधिकतम मान। प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये अधिकतम मान है, ठीक है बेटा। और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है E0 बराबर क्या होता है बेटा? NAV ओमेगा, और यही ओमेगा है घूर्णन चाल या कोणीय चाल, यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक बेटा। ये जो घूर्णन चाल यही है कौन? ओमेगा। तो इससे क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया है। जब बेटा इसे दोगुना कर दोगे तो फार्मूले से दिख रहा है इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो अपना आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस केवल फार्मूले पे पूरा टिका हुआ था ये सवाल, ठीक है। अगर हम ओमेगा का मान दोगुना कर दें तो दोगुना हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे तो 4 गुना यहाँ पे हो गया, ठीक है बेटा। आधा कर देते तो आधा हो जाएगा। इन पे भी निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र पर, क्षेत्रफल पर, फेरों की संख्या पर भी, ठीक है बेटा। इसे ध्यान रखना है कुल मिला के। तो इस तरह से ओमेगा को जब दोगुना किया तो अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान भी दोगुना हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा समझिए ध्यान से कि इसमें कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। माध्यम से वायु, कहाँ से बेटा? माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण होगा। यहाँ समझिए बेटा, जैसे यहाँ देखा जाए जो चाल है वो कितनी है माध्यम में? माध्यम में यानी कि जो चाल कोई माध्यम में, यानी कि V1 का वैल्यू दिया 1.5 × 10⁸ मीटर। माध्यम कोई मीडियम की या BM मान लेते हैं, ठीक है बेटा। जो माध्यम मीडियम उसमें इतनी चाल है, इतने मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ समझिए बेटा कि अब वायु में जो चाल होती है वो कितनी होती है? VA की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता। प्रकाश की चाल वायु में इतनी होती है, ठीक है बेटा। अब समझिए वायु का जो अपवर्तनांक होता है, वायु का कितना होता है बेटा? वायु का अपवर्तनांक होता है 1, और जो मीडियम है इसका भी हम लोग अपवर्तनांक निकाल लेंगे। जब इसका अपवर्तनांक निकालेंगे तो हमें आसानी से क्रांतिक कोण मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता रहता है कि n बराबर क्या होता है? 1/sin c होता है। तो हमें बेटा यहाँ से c चाहिए होगा। अब इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा सूत्र क्या है? Vm/Va बराबर क्या हो जाएगा? n देखिए बेटा b का उल्टा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा NA/Nm। चाल है, m ऊपर गया तो अपवर्तनांक किसका? नीचे गया। n और जी v आपस में उल्टे होते हैं। तरंग दैर्घ्य जो होती है बेटा वो b के समान होती है। अगर यहाँ तरंग दैर्घ्य की बात करता तो λm/λ। फिलहाल मैं यहाँ पे तरंग दैर्घ्य की कोई बात नहीं करी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा अभी टारगेट है Nm निकालते हैं इसमें। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए इसका मान बेटा कितना है? ये है ना अपना 1.5 × 10⁸ अपॉन ये है 3 × 10⁸ बराबर Na का वैल्यू अपने पास बच्चा 1 है, और इसका वैल्यू कितना हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव हटा देते हैं हम लोग, यहाँ से 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 15 एकम 15 दूना 30 हो जाएगा। अब पावर से पावर बराबर है इसलिए खत्म हो जाएगा। तो 1/2 बचा है यहाँ पे। तो कुल मिला के अपने लोगों को यहाँ से देखने को मिलता है कि 1/2 बराबर 1/Nm। तो यहाँ से बेटा Nm का मान मिल जाएगा 2। कितना मिल जाएगा? इसका इधर इसका इधर, तो Nm का वैल्यू कितना मिल गया? 2 मिल गया। यानी कि जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे रख देते हैं 2, n की जगह Nm की जगह यहाँ पे कितना रख देते? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2
तो यहाँ से मिल जाएगा 1/sin c, इसके बटा 1 कर लेते हैं और इसे पलट देते हैं तो हमें sin c का जो वैल्यू मिलता है वो 1/2 मिलता है। और ये sin 30 का मान होता है। कितना का मान होता है बेटा? sin 30 का। तो इस वजह से हमें जो क्रांतिक कोण मिल गया, कितना मिल गया? 30 मिल गया। तो अपना जो आंसर है वो 30 यहाँ से बेटा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को बेटा ध्यान समझना है। इसमें कह रहा है शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि यह एक पी टाइप अर्धचालक हो जाए। ध्यान समझिए बेटा, ये जो हमारा जर्मेनियम है एक तरह से एक निजी अर्धचालक होता है। अब जब इसमें हम क्या करते हैं, अपद्रव्य के रूप में कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो ये बाह्य अर्धचालक बन जाता है। थोड़ा समझिए बेटा, जैसे हमारा निजी कोई अर्धचालक है, जैसे यहाँ पे जर्मेनियम है, इसमें हम क्या करें, अपद्रव्य कोई मिलाएं, अपद्रव्य या अशुद्धि के रूप में कोई बाह्य तत्व मिलाते हैं तो ये जो चालक बन जाता, इसे बोलते हैं हम लोग बाह्य अर्धचालक। क्या बन जाएगा? ये निजी अर्धचालक था, निजी अर्धचालक था, उसमें हमने क्या किया, अपद्रव्य के रूप में कोई अशुद्धि मिला दी तो ये बन गया बाह्य अर्धचालक बन गया। ठीक है, और जब ये बाह्य अर्धचालक तैयार हो गया तो ये कितने टाइप का होता है? ये बेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक। ठीक है बेटा, अब समझो बेटा ध्यान से, पी टाइप अर्धचालक हो गया, एक हो गया एन टाइप अर्धचालक। अब हम क्या करें, जैसे हमारा ये बाह्य अर्धचालक है, ये पी टाइप कब होगा? जब इसमें बेटा हम लोग 3 संयोजकता का तत्व मिलाएंगे। 3 संयोजकता का तत्व जो अपद्रव्य के रूप में मिला है, इसकी संयोजकता 3 होनी चाहिए तो हमें मिलेगा कौन? पी टाइप अर्धचालक। और इसकी संयोजकता 5 हो तो हमें मिलेगा एन टाइप अर्धचालक। इतना आपको याद रहेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो हमें पी टाइप अर्धचालक पद प्राप्त करना है तो इसमें जो जर्मेनियम है हमें 3 संयोजकता वाला तत्व यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। तो 3 संयोजकता इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं, तो एल्यूमिनियम आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक बेटा, कुछ और चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपसे करता है जो पी टाइप अर्धचालक आपका बना है बेटा, पी टाइप क्रिस्टल या पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल चालक है, उस पर कैसा आवेश होता है? तो इस पर बेटा आवेश उदासीन होगा, चाहे पी टाइप हो या फिर एन टाइप क्रिस्टल हो, दोनों उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? उदासीन होते हैं। अच्छा, बात करें यहाँ पे उदासीन क्यों होते हैं, अब यहाँ समझिए बेटा, जैसे हमारा कोई पी टाइप क्रिस्टल है, उसमें बहुसंख्यक आवेश भाग इलेक्ट्रॉन होते, एन टाइप क्रिस्टल में, एन टाइप क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेश भाग कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बेटा जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इसके पास में क्या होते हैं, जो दाता परमाणु बैठे रहते हैं। कौन बैठे रहते हैं? दाता परमाणु। ये है दाता परमाणु और ये है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इनकी संख्या बराबर होती है, इस वजह से ये उदासीन हो जाते हैं। तो ये तो रही थी एन टाइप की। अब हम समझ लेते हैं पी टाइप की बात कर लेते हैं। इसमें कोटर होते हैं, एक कोटर पे होता है बेटा धनावेश, और जितना कोटर होता है उतना ही उनके पास में बैठा रहता है ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु पे निगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आपस में मिलके ये भी उदासीन हो जाते हैं। तो अगर आपसे बात करें कि एन टाइप क्रिस्टल या पी टाइप क्रिस्टल की बात करें, इन पे कैसा आवेश है, तो आप कौन सा मारेंगे? उदासीन, उदासीन। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पे बेटा आएगा। अब यहाँ समझिए, जैसे हमारा ये पी टाइप क्रिस्टल है, इसमें ये कौन बैठे हैं बेटा? कोटर हैं। ये कौन है बेटा? कोटर हैं। अब जैसे हम किसी बाह्य बैटरी से जोड़े इसे, तो इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इन्हीं कोटरों के कारण होगी, जो अधिकतम धारा मिलेगी इन्हीं के कारण मिलेगी। तो ये हमारे बहुसंख्यक आवेश भाग हो जाते हैं बेटा। कौन हो जाते हैं? बहुसंख्यक आवेश भाग। तो आपसे पूछता है पी टाइप क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेश भाग कौन होते हैं? तो ये होंगे आपके कोटर। और कोटर पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। तो कोटर पे आपका आवेश हो गया धनात्मक। अब हम समझ लेते हैं एन टाइप क्रिस्टल में, ऐसे इसे जब बाह्य बैटरी से जोड़ेंगे तो वैद्युत धारा बेटा जब प्राप्त होगी तो किसके कारण मिलेगी? इन्हें इलेक्ट्रॉन, जे हमारे बहुसंख्यक आवेश भाग हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेश भाग आपके कौन हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बेटा? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इतना तो आपको पता ही है। तो इस तरह से बेटा आपकी यहाँ से चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है प्रकाश विद्युत धारा का मान निम्नलिखित में से किस विभव पर शून्य होगा? किस विभव पर मतलब प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होगा? तो इस बेटा इसका आंसर जो बनेगा आपका निरोधी विभव होता है। ये क्या है इसका आंसर? निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है।
ये निरोधी विभव क्या, देखिए बेटा, जब हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं, इसमें एक कांच की नली रहती है और इसमें हम एक धनात्मक प्लेट होती, एक ऋणात्मक प्लेट होती है, एक धन प्लेट होती है। ठीक है बेटा, अब ये जो धन प्लेट है ये ऋण प्लेट है, इसे हम लोग किसी बैटरी से वगैरह वगैरह करके जोड़ देते हैं और इस पे क्या है, जब हम लोग प्रकाश डालते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के धनात्मक प्लेट पर जाते हैं। अब हम क्या करें, इस पर प्लेट पर निगेटिव बढ़ाते हैं, निगेटिव वोल्टेज बढ़ाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का आना रुक जाता है और वैद्युत धारा का मान भी जिससे रुक जाता है। तो सीधे से शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं कि इस धनात्मक प्लेट पर जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या है, इसमें धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, जिससे कि क्या होता है बेटा, प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। इसकी बेटा यहाँ पे हमने डेफिनेशन आपको दे दी है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप यहाँ समझ। और देखिए बेटा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है, डिटेल में इसका वीडियो आपका इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसे जरूर देखना। ठीक, तो वहाँ पे आपको और भी हमने ऐसे कई एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र से संबंध औसत ऊर्जा घनत्व है। देखिए बेटा, इसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है। वैद्युत क्षेत्र के लिए आपको पता होगा यू ई बराबर क्या है, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये आपने धारिता वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये वैद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व होता है। ये पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो हम अगर ये याद तो यहीं से हम लोग अभी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, अभी आपने एक सूत्र तो आप जानते हैं, C बराबर E/V। यहाँ समझिए ये प्रकाश की बेटा चाल, इनकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, अच्छा, एक C बराबर ये भी आप जानते हैं μ0 एप्सिलॉन 0 ये होता है। ठीक है बेटा, तो अब C का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो अंडर रूट μ0 एप्सिलॉन 0 बराबर E/V। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो 1/μ0 एप्सिलॉन 0 बराबर E स्क्वायर बटा V स्क्वायर। यहाँ से B स्क्वायर ऊपर आएगा तो E स्क्वायर का मान मिल जाएगा B स्क्वायर बटा μ0 एप्सिलॉन 0। अब यही उठा के हम लोग इसमें जैसे ही रखेंगे ई स्क्वायर का मान, तुरंत हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, UB, जो हमें मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए औसत ऊर्जा घनत्व। तो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर का बेटा ये मान है, यहाँ रख देते हैं, तो V स्क्वायर वटा μ0 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 से आपका एप्सिलॉन 0 कैंसिल, तो UV बराबर क्या बना बेटा, B स्क्वायर बटा 2 μ0। तो इस तरह से बेटा हमारा आंसर यहाँ से ये आपका आ गया, तो इसे आप इसे देख सकते हैं। ठीक बेटा, तो हमें ये निकल आया हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लिए औसत ऊर्जा घनत्व, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व। ठीक, अगर आपको नहीं पता बेटा तो इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेटा वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।